नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। बंगाल की जिस मिट्टी ने हमें राष्ट्रगान और वंदे मातरम दिया, आज उसी मिट्टी से हिंसा और नफरत की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। बंगाल के हालात देखकर ऐसा लगता है कि क्या चुनाव जीतने का मतलब ये हो जाता है कि आप खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे, आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे और जनता को आप नौकर समझ लेंगे और खुद को उनका मालिक समझ लेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि क्या कुर्सी मिलने का मतलब ये है कि आप महापुरुषों का भी अपमान करने लगे। आज की खबर मैं आपको बताती हूं कि कैसे बंगाल में अब हद दर्जे की बेशर्मी पर कुछ लोग उतर आए हैं। दरअसल बंगाल की एक यूनिवर्सिटी में 8 मई को खुद को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का सदस्य बताने वाले कुछ लोगों ने विद्यासागर यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहले तो जबरदस्ती एंट्री की। उसके बाद इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए कैंपस में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इन सबके परे सबसे घटिया चीज जो इन लोगों ने की थी वो थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान हस्तियों की तस्वीरों को इन लोगों ने पैरों से रौंद दिया और कहा कि अब कैंपस में सिर्फ पीएम मोदी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही तस्वीरें लगेंगी। सोचिए, जिन महापुरुषों ने हमें समाज सुधार और शिक्षा की राह दिखाई, आज उन्हीं का अपमान किया जा रहा है। कहां? बंगाल की धरती पर। यहां तक कि ये गुंडों की भीड़ वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुस गई और आरोप है कि उन्होंने वाइस चांसलर पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए दबाव डाला और उनके टेबल पर रखे कागजात फेंक डाले। सोचिए, जय श्री राम का एक नारा, एक पवित्र धार्मिक नारा है जो करोड़ों लोगों की आस्था और भक्ति का प्रतीक है, उसे कैसे कुछ हुड़दंगियों ने अपनी घटिया हरकत का हथियार बना लिया। भगवान राम का नाम तो मर्यादा और सम्मान सिखाता है, लेकिन इन लोगों ने इसे डराने, धमकाने, तोड़फोड़ करने और अराजकता फैलाने का एक और औजार बना दिया। ये नारा भक्ति के लिए होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि आज कुछ लोग इसे अपनी गुंडागर्दी पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है वो ना तो धर्म नजर आ रहा है, ना आस्था नजर आ रही है, और जो नजर आ रहा है वो है खुलेआम गुंडागर्दी। बंगाल के कई इलाकों में अब वो माहौल बन गया है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। मस्जिद के सामने खड़े होकर कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं और यहाँ तक कि इनमें से कुछ लोग तो बीजेपी का झंडा लिए हुए हुड़दंग मचाना शुरू कर देते हैं। एक मस्जिद के सामने खड़े होकर भड़काऊ नारेबाजी करते हैं, नाच गाना करते हैं कूद कूद कर। सोचिए, दूसरे समुदाय को चिढ़ाना, ये सब अब बंगाल की सड़कों पर खुलेआम दिख रहा है। अब देखिए, हैरानी तो इस बात पर होती है कि आप जो ये पूरा यूनिवर्सिटी वाला जो मामला था, यहाँ पर ये हंगामा करने वाले क्या चाहते थे? इनकी मांग क्या थी कि फेल हुए छात्रों को जबरदस्ती पास कर दिया जाए। सोचिए, मतलब पहले तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और उसके बाद आपको अगर फेल कर दिया जाएगा तो आप इस तरीके से धर्म का चोला ओढ़कर जो है वाइस चांसलर के ऑफिस में घुस जाएंगे, बदतमीजी दिखाएंगे और जय श्री राम का नारा लगवाएंगे और कहेंगे कि आप उन लोगों को पास कर दीजिए जो फेल हो चुके हैं। मतलब ये हमारी शिक्षा का स्तर जो है, ऐसे लोग जो है कहां लेकर जाएंगे। एक तरफ देश के अंदर सोचिए नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार उस पर सवाल उठ रहे हैं, और वहीं इन जैसे घटिया लोग जो है वो वाइस चांसलर के ऑफिस में घुसकर कह रहे हैं कि फेल हुए बच्चों को आप पास करा दीजिए। ये आखिर में होते कौन है? और ऊपर से ये कहते हैं कि कैंपस में अब सिर्फ इनके पसंद के नेताओं की फोटो लगेगी और जो रूल रेगुलेशन यूनिवर्सिटी के होंगे वो इनकी पसंद के चलेंगे, जो ये कहेंगे वो चलेगा। आखिर में इन जैसे लोगों को ताकत ऐसी कहां से मिल रही है? और जहां एक तरफ ये लोग बदतमीजी दिखा रहे थे, वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। क्या हमारे शिक्षा के केंद्र अब इन राजनीतिक गुंडों के आगे घुटने टेक चुके हैं? अगर पढ़ाई की जगहों पर ऐसा माहौल रहेगा तो हमारी पीढ़ियां क्या सीखेंगी? चुनाव जीतना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस जीत का जश्न तोड़फोड़ से मनाया जाए और सड़कों पर हुड़दंगी करके किया जाए, दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाया जाए, तो क्या ये वाकई में जीत का जश्न इसे कहा जाएगा?
या खुलेआम गुंडागर्दी, ये बंगाल के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरे इंडिकेशंस हैं। और वहीं आप इस नई नवेली सरकार का एक और नया कारनामा देखिए, उनका छात्र संघ जो है वो दिख ही रहा है आपको। वहीं दूसरी ओर आप देखिए नई सरकार जो है वो बनी है बंगाल के अंदर, वो क्या कह रही है कि वो कह रही है कि जो टीएमसी के समय की योजनाएं थी उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें काफी काटछाट की जाएगी। सबसे बड़ी जो चर्चा बंगाल के अंदर हो रही है जिस योजना की, वो है लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें महिलाओं को पैसे मिलते थे। बीजेपी ने इसकी जगह अन्नपूर्णा भंडार योजना लाने का वादा किया है, जिसकी राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की बात कही गई है। लेकिन मंत्री अग्निमित्रा पॉल जो है बीजेपी की, वो क्या कह रही है कि इसका जो लाभ है वो सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। बंगाल की सरकार 1 जून से पहले एक एनालिसिस करेगी, इसके तहत उन लोगों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा जिनके नाम हाल ही में एसआईआर से हटा दिए गए। वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके नाम पर पैसा जा रहा है, उन लोगों का नाम काट दिया जाएगा। और ऐसे लोग जिन्हें भारत सरकार जो है अपना नागरिक नहीं मानती है, यानी जो बाहर से आए हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात आप समझिए, चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख नाम जो है वो हटा दिए थे। इनमें से 27 लाख लोग ऐसे थे जिनका मामला अटक गया था और इन जैसे लोगों को ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। मंत्री के बयान के अनुसार जब तक इन ट्रिब्यूनल्स में मामला साफ नहीं हो जाता तब तक इन लोगों को सरकारी योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो लोग असल में पात्र हैं लेकिन कागजी कार्रवाई में फंसे हुए हैं, प्रशासन की बहुत सी गलतियों के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें फिलहाल लाभ से हाथ धोना पड़ेगा, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए एप्लीकेशन डाला था, उन्हें भी फिलहाल इस योजना से बाहर रखने की बात की गई है। और ये वो लोग हैं ज्यादातर जिसके अंदर आपको मैं बता दूं कि हिंदू प्रवासी हैं, जिन्हें बीजेपी अपना बड़ा वोट बैंक मानती है। और सरकार जो है वो ये कह रही है कि जब तक उनकी नागरिकता की प्रोसेस पूरी नहीं होती और ट्रिब्यूनल से हरी झंडी नहीं मिलती, उन्हें सरकारी भुगतान नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार ये कह रही है कि वो अवैध घुसपैठियों या गलत लोगों को सरकारी पैसा नहीं देना चाहती, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इस सख्ती की वजह से लाखों ऐसे गरीब लोग भी पिस सकते हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट की गड़बड़ी या प्रशासनिक देरी के कारण कट गए थे या ट्रिब्यूनल्स में अटके हुए हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि एसआईआर जो है वो किस तरीके से बंगाल चुनावों से पहले भी बहुत ज्यादा विवादों में रही है, उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। और अब जो है जो नई सरकार है वो कह रही है कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम कट गए हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे में उन लोगों की क्या गलती है जो जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनके केसेस जो है वो कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, ऐसे में उन लोगों को अब जो है इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जहां एक तरफ ये बंगाल सरकार की नई रणनीति जो है वो देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आज बंगाल की राजनीति में एक और दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील की ड्रेस पहनकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई और वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर अपनी दलीलें रखने गई थी। और ये याचिका टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी के बेटे ने दायर की थी। और ममता बनर्जी इससे पहले भी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर बहस कर चुकी हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इस बार के चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उनका सबसे बड़ा हमला चुनाव आयोग पर भी है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने लाखों लोगों के वोट डालने से उनको रोक दिया गया था। वोटों की गिनती में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। और ममता का यह भी कहना है कि बीजेपी ने करीबन 100 सीटें इन बंगाल चुनाव के अंदर लूटी हैं। वहीं देखिए 4 मई को नतीजे आने के बाद बंगाल के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आई। टीएमसी का यह कहना था कि उनके कार्यकर्ताओं और दफ्तरों पर भी हमले हुए और राज्य में अराजकता का माहौल है। और इसी हिंसा के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। और जैसे ही टीएमसी बंगाल चुनाव हारी उसके बाद ममता बनर्जी भी काफी आक्रामक नजर आई थी। उन्होंने हार स्वीकार करते हुए राज्यपाल को इस्तीफा तक नहीं सौंपा था। और विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने अपना सोशल मीडिया बायो तो बदल लिया था, लेकिन खुद को पूर्व मुख्यमंत्री लिखने के बजाय सिर्फ अपने कार्यकाल के वर्षों का उन्होंने जिक्र किया था। देखिए अब जिस तरीके से ये ममता बनर्जी जो है वो कोर्ट पहुंच रही है, अपनी बात रख रही है बंगाल के हालातों को लेकर, वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि बंगाल सरकार के अंदर
किस तरीके से उन चुनाव अधिकारियों को बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं जो एसआईआर की प्रोसेस में शामिल थे। और उसके बाद बंगाल की राजनीति में भी ये सवाल उठने लगा कि आखिर में जो लोग अभी एसआईआर की प्रोसेस से जुड़े हुए थे, जो सरकारी कामकाज के अंदर जो है वो जुड़े हुए थे, उनको बीजेपी पार्टी अपने यहाँ पर अपनी नई सरकार के अंदर बड़े बड़े पदों से नवाज रही है। जहां एक तरफ पहले ही एसआईआर की पूरी प्रोसेस जो थी वो सवालों की कटघरे में थी, कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ था, उसके बावजूद कई अधिकारियों को, आप देखिए मनोज कुमार जैसे लोगों को पश्चिम बंगाल की सरकार मुख्य सचिव नियुक्त कर रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ देखिए हुड़दंगी जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ बंगाल की सरकार जो है वो नए नए ऐलान कर रही है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विवादों को जन्म दे रही हैं। और हम देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अभी ठहरती अथमती हुई नजर नहीं आ रही हैं। वो लगातार सरकार पर हमलावर जो तीखे तेवर हैं उनके वो नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप लोग पश्चिम बंगाल की सियासत पर अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।